लव मैरिज की थी उन्होंने मुझसे, उसके बावजूद वो हिचकिचाए नहीं बताने में कि मैंने सेकंड मैरिज कर ली। दी एंड, ख़त्म, मैं ख़त्म हो गई। वो रात मेरे लिए ऐसी थी कि लगता था पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ ही। ना कहीं जा सकती थी, ना कहीं रुक सकती थी, फुटपाथ पे सोई। हस्बैंड आते थे मेरे, हाथ बांध के, मुंह में कपड़ा ठूस के, पैर बांध के अपना सेटिस्फेक्शन करते थे और चले जाते थे। मतलब मैं इतना ज़्यादा अपनी लाइफ से परेशान हो गई थी कि मैं नशा करने लगी थी। मन करता था मर जाऊँ, लेकिन ऊपर वाले को मुझे मारना नहीं था ना। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम महज़बीन बानो है और मेरी बिहार के एक छोटे से गांव में 1984 में पैदाइश हुई थी। मेरे फादर पीएससी पुलिस में जॉब करते थे, सिपाही थे, घर आया जाया करते थे अक्सर। उन दिनों भी वो घर आए हुए थे। उन्होंने आके बताया कि आजकल एक ऐसी बीमारी चली हुई है जिसमें पूरी बॉडी ख़राब हो जाती है, और उसके बाद वो अपनी जॉब पे चले गए। जस्ट 2-4 दिन के बाद मैं चल रही थी चारपाई पकड़ के और मैं गिर गई, मेरी पूरी बॉडी लूज़ पड़ गई। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि पोलियो का अटैक आया है। डॉक्टर ने कहा कि इनकी पूरी बॉडी ख़राब हो चुकी है और सिवाय दिमाग के और कोई चीज़ काम नहीं कर रही है। लेकिन मेरी मदर ने हार नहीं मानी और मेरी मदर ने पूरे हिंदुस्तान में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ मेरा इलाज उन्होंने नहीं करवाया। सब जगह वो मुझे ले के गई, मेरा इलाज करवाया। उसका रिज़ल्ट ये आया कि मेरे गले तक मेरे दोनों हाथ, मेरा एक पैर ठीक हो गया। एक पैर में थोड़ा सा मतलब रह गया प्रॉब्लम। फिर जस्ट 2-4 दिन पहले ही मेरी मदर को वॉमिटिंग आई ब्लड की, और जब उनको डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि लास्ट स्टेज कैंसर। डॉक्टर ने बोला कि लास्ट स्टेज कैंसर का है और 3 महीने के से ज़्यादा ये ज़िंदा नहीं रहेंगी। मेरी ट्रीटमेंट वहीं पे रुक गई। फिर मेरी मदर का ट्रीटमेंट चालू हो गया और 3 महीने बाद मेरी मदर डेथ कर गई। मेरे बड़े भैया मेरे यहाँ एनडीएमसी में दिल्ली में जॉब करते थे, तो वो मेरी सारी सिस्टर, सारी बहनों को, हम लोग को सबको दिल्ली लेके आ गए और मुनीरका में एक छोटा सा कमरा ले लिया, वहाँ पे हम लोगों को रख दिया। छोटी सी जब मैं थी तब मैं ड्राइंग बहुत बनाया करती थी, पेंटिंग्स बनाया करती थी। मतलब कोई भी कैरेक्टर देख लेती थी या किसी को भी देख लेती थी तो सेम एज इट इज़ मैं छाप दिया करती थी बिल्कुल। जब मैं 10 साल की थी 5th स्टैंडर्ड में, तो मेरी एक टीचर थी कमला मैम करके, उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया कंपटीशन में। नेशनल लेवल का कंपटीशन था, उसमें मेरा नाम लिखवा दिया और मुझसे कहा, बेटा मैंने तुम्हारा नाम नेशनल लेवल के कंपटीशन में लिखवा दिया है और तुम आना ज़रूर। मैंने आके भाई को बताया अपने, मैंने भैया को बोला कि भैया ऐसे ऐसे बात है और मुझे जाना है। उस टाइम पे पेरेंट्स की जो सोच थी वो इतनी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं हुआ करती थी। वो लोग सोचते थे इतना मतलब क्या करना है, पढ़ाई लिखाई के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो भैया ने बोला कि ठीक है, जाना है तो चली जाना, लेकिन कैसे जाओगी? मैंने बोला भैया बस आएगी और उससे मैं चली जाऊँगी। बोली ठीक है। 8 बजे की बस थी। बाई चांस मैं गलती से 5 मिनट लेट हो गई और जब मैं बस स्टैंड पे पहुंची तो देखा बस निकल गई। मेरा रोना छूट गया। मैं वहाँ से रोते हुए घर आई और घर पे आके मैंने भैया को बोला, भैया बस छूट गई, अब मैं कैसे जाऊँ घर? तो मेरे भैया ने बोला, अब नहीं जाना, अब चुपचाप से तुम घर में रहो। भैया मुझे ताले में बंद करके और घर ड्यूटी पे चले गए अपनी। मैं इतनी ज़्यादा चंचल, मतलब इतनी तेज़ थी कि मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने कुछ कलर्स, कुछ पेंसिल बॉक्स, ये सब पेंसिल वेंसिल, इरेज़र वेरेज़र अपने कपड़ों में छुपा लिए। और उस टाइम पे छोटे छोटे घर हुआ करते थे, ऐसे 6 घर इधर, 6 घर इधर ऐसे, और 6 घर का टॉयलेट एक और 6 घर का टॉयलेट एक। मैंने बोला, आंटी मुझे वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है। तो आंटी ने बोला ठीक है जाओ। वो ताला खोल दिया उन्होंने, मुझे वॉशरूम की तरफ भेज दिया। मैं इधर उधर देख रही हूँ कि कैसे, मतलब ये इनकी निगाह इधर उधर हो और मैं यहाँ से पूरा हूँ। वो आंटी ज़रा सा कमरे में गई, मैं वहाँ से 9-2-11 621 के बस स्टैंड पे पहुँची। मैंने वहाँ से बस पकड़ी और सीधा ITO बाल भवन। वहाँ मैं अपनी कमला मैम से मिली। उन्होंने मुझे कंपटीशन में बिठाया। वहाँ पे मैंने पेंटिंग्स बनाई। पेंटिंग बनाने के बाद मैं घर पे आके चुपचाप से सो गई। मतलब मैं ऐसे थी जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं और मुझे कुछ पता ही नहीं, मेरे घर वालों को भी कुछ नहीं पता। स्कूल जाना आना लगा रहा। 12 नवंबर 1994
फ्रंट पेज पे नवभारत टाइम्स में आर्टिकल आया, फर्स्ट प्राइज़ गोज़ टू महज़बीन बानो, एड्रेस, फादर का नाम, सब कुछ। मेरे भैया ने देखा, मेरे भैया दंग, ये कब चली गई। भैया ने बुलाया मुझे, बोला बेटा इधर आ, तुम कंपटीशन में गई थी। मेरी डर के मारे हालत ख़राब। मैं कह रही नहीं, मैं नहीं गई थी। भैया ने बोला घबरा नहीं, बता। फिर भी मेरी चुप्पी बंधी हुई थी, मैंने नहीं बताया। बोला घबरा नहीं, तू फर्स्ट आई है, पूरे नेशनल लेवल पे फर्स्ट आई है, और 14 नवंबर को ITO बाल भवन में तुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। मैं बिल्कुल हक्का बक्की, ये क्या। फिर 14 नवंबर को मेरी सिस्टर, मेरी भाभी और मेरे बड़े भैया मुझे लेके गए बाल भवन। वहाँ मुझे सोनिया गांधी के हाथ से फर्स्ट प्राइज़ मिला। उस टाइम पे मैं RJ का भी थोड़ा बहुत शूट किया प्रोग्राम किया करती थी ऑल इंडिया रेडियो में। तो वहाँ में मुझे कॉल करने के लिए जिस रास्ते से मैं जाती थी, कॉर्नर पे एक STD थी, तो वहाँ पे मैं जाके कॉल करती थी, सर डेट बता दीजिए, टाइम बता दीजिए, किस टाइम रिकॉर्डिंग पे आना है। तो वहाँ पे जो लड़का बैठता था वो बड़ा मेरी बातों से इंस्पायर हो गया। एक दिन मैं कॉल करने के लिए गई वहाँ STD पे, तो उसने अपनी मदर को नीचे बुला लिया और बोला चलो मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाता हूँ जो मतलब RJ है और प्रोग्राम करती है। वो उनकी मदर आई, मुझे वो लेके गई ऊपर घर में, अपनी बेटियों से मिलवाया। फिर उसके बाद मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में बात करने लगे ये लोग कि तुम कहाँ तक पढ़ी हो, क्या करती हो, क्या है क्या नहीं। मैंने बताया। फिर बोला कि तुम शादी क्यों नहीं कर, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी क्यों नहीं करते। मैंने बोला मैं शादी नहीं करना चाहती, और मैं शादी तब तक नहीं करूँगी जब तक मैं अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो जाती। और शादी मैं उसी से करूँगी जो पहले आके मुझे प्रपोज करेगा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मैं उससे करूँगी शादी। पता नहीं कहीं ना कहीं मेरी बात या मेरी जो वो मेरा चैलेंज था, पता नहीं उनको लग गया, जिनका रिश्ता मैंने लगाया था। मैं नीचे उतरी घर जाने के लिए मुनीर का, तो वो मेरे पीछे पीछे बाइक लेके कह रहे हैं आओ इधर आओ, बैठो मेरे साथ बैठो। मैंने बोला नहीं मैं चली जाऊंगी। कह रहे नहीं बैठो, पीछे बैठो, मैं लेके चलता हूँ तुमको। बड़ी मुश्किल से मैं हिचकिचाहट के साथ बैठी उनके साथ। ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर आगे पहुँचे होंगे। उन्होंने मुझसे पूछा एक सवाल करूँ तुमसे। मैं बोला हाँ बताइए। कह रहे विल यू मैरी मी। उस टाइम पे जो मेरा अंदर का हार्ट बीट थी वो इतनी तेज़ हो गई और मुझे समझ में नहीं आया कि ये मेरे साथ हुआ क्या। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इनको मतलब ये हो गया। बोले तुम को इंग्लिश समझ में आती है ना, विल यू मैरी मी। फिर बोले अच्छा तुम मुझसे शादी करोगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैं चुप, शॉक्ड हो गई थी उस टाइम, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने गाड़ी स्टैंड की तरफ ना घुमा के लोटस टेम्पल लेके गए। वहाँ पे एक छोटे से टी स्टॉल के पास रोका, लिम्का लेके आए मेरे लिए, मुझे बिठाया उस पे बेंच पे और मुझसे कहा कि तुम डेट, टाइम, दिन और साल नोट कर लो, मैं शादी तुमसे ही करूँगा, अदरवाइज़ मैं शादी नहीं करूँगा। वो चीज़ मुझे उनकी इतनी कहीं ना कहीं घर कर गई दिल में। मुझे लगा ये कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद मैं अपने घर चली गई। फिर कॉल आया करता था डेली हमेशा। फिर फादर को बुलवाया गया मेरे। उस टाइम पे मेरे पापा बनारस में जॉब करते थे। उन्होंने सारी छानबीन करवाई। उनको कहीं ना कहीं सही लगा कि जब लड़का सही सलामत है और सक्सेस है तो क्यों ना कर दें शादी। और 14 नवंबर मेरी इनके साथ मैरिज हो गई, निकाह हो गया। निकाह होने के बाद डेट फिक्स हुई कि 3 महीने के बाद रुखसती करेंगे। अभी 3 महीने लड़की यहीं रहेगी। फिर आना जाना था, मिलना जुलना था। 3 मई 2003 मेरी रुखसती हुई। अब रुखसती के बाद नई दुल्हन जब घर में आती है ना तो एक बड़ा खुशी का माहौल होता है। लोग एकदम जश्न होता है घर में, लगता है जैसे मतलब क्या वो है, खुशी बहुत होती है। लेकिन मेरे ससुराल का जो माहौल था, एटमॉस्फेयर था, ऐसा लग रहा था जैसे सब सदमे में चले गए, शॉक लग गया है। जब मेरी नंद मेरे हस्बैंड से मिली तो उसने ये कहा कि भाई जब तुम इस लड़की को लेके आ रहे थे ना यहाँ, तो आसमान में काले बादल छा गए थे और ऐसा लगा कि हमारे घर पे कोई बला आ गई हो। ये बात मेरे सामने बोली गई। हर लड़की की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी जिससे शादी होगी वो मेरे हस्बैंड ऐसा होगा, मेरे ससुराल वाले ऐसे होंगे, मेरी सास ऐसी होगी। बट उसका बिल्कुल उल्टा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे ज़बरदस्ती थोपा गया है इस घर में।
मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से उस दिन से मेरे साथ टॉर्चर हो गया। फर्स्ट डे से मेरे बर्तन वर्तन छीन लिए गए, मेरे सामान छीन लिया गया। अब जब मैं उनकी चीज़ों को एग्री नहीं करती तो मेरे हस्बैंड सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे आते तो उनको सारी बातें बता दी जाती कि ऐसे ऐसे ये वो। हस्बैंड आके भरे हुए बिल्कुल मारना पीटना चालू मुझे। वो ये नहीं देखते कि पैर ख़राब है, उसके बाद ये कैसे करेगी काम, तो थोड़ा मैं इसके साथ सिंपैथी बरतूं, लेकिन नहीं, उनको ये लगता था कि मैं ऐसी लड़की से मैंने शादी की तो ये मेरी बात पे कैसे नहीं चल रही है। मतलब लंगड़ी से शादी की मैंने सही सलामत होकर के, तो मेरे इशारों पे नाचना चाहिए इसे। उसके बाद भी मतलब डेली टॉर्चर होता था। 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी जब मेरी थी तो पूरा दिन मैंने काम किया था। सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे रात तक मैं काम करती थी डेली। भूख लग जाती थी जल्दी। सुबह नाश्ता नहीं किया था। 12 बजे मैंने चावल बने हुए थे, मैं वो चावल नीचे से निकाल के लाई और वो खाने लगी बैठ करके। मेरी नंद पकड़ के ले आई मेरी सास को कि देखो भाभी खाना खा रही है। सास आई, प्लेट सामने से हटा लिया और बोला तुम्हें शर्म नहीं आती, घर वालों ने खाना नहीं खाया, तुम खाना खा रही हो। मुझे रोना आ गया अंदर से कि 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी और इस कंडीशन में मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया और इस टाइम मुझे खाना भी नहीं खाने दिया जा रहा। शाम को जब मेरे हस्बैंड आए तो मेरे हस्बैंड को ये सारा इंसिडेंट बताया गया। मेरे हस्बैंड ऊपर आए, कहते तुझे शर्म नहीं आती, घर के बड़ों ने खाना नहीं खाया और तूने खाना कैसे खा लिया। मैंने बस इतना बोला कि मेरी कंडीशन तो देखिए, मैं इस कंडीशन में मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मैं कैसे नहीं खाऊं। बस इतना सा मेरा बोलना था और मुझे इतने ऊंचे बेड पर से नीचे पटक के मारा गया 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी में। लेकिन कोई बात नहीं, इतना मारा गया, रमज़ान का पहला दिन इतना मारा गया मुझे कि मेरे ये कान गाल सब सुन्न हो गए। मैं सो गई उसी कंडीशन में, रोज़ा रखा हुआ था मैंने। रात के करीब 11:30 बजे के करीब मेरी आँख खुली तो सर में दर्द हो रहा था मेरा। अच्छा, उस टाइम पे ये था कि जब तक मैं अपने हस्बैंड को ना देखूं, मेरी पता नहीं ये होता था कि खाना हजम नहीं होता था या पानी नहीं पीती थी। मैं नीचे गई, मैंने देखा कि हस्बैंड नहीं आए अभी तक मेरे। मैं नीचे गई, उतर के देखा ड्राइंग रूम में मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। जब मैंने उनको देख लिया तो मुझे एक अंदर से तसल्ली हुई कि चलो ठीक है। मैं ऊपर चढ़ के जाने लगी। जब ऊपर चढ़ के जाने लगी तो मेरी भांजी, नंद की बेटी, उसने मुझे देख लिया और उसने शोर मचा दिया कि उठो उठो सब लोग, मामी भाग रही हैं। मैं भाग नहीं रही थी, सीरियसली मैं भाग नहीं रही थी। लेकिन जब उसने बोला ना मैं भाग रही हूँ, तब मैंने सोचा कि अब तो मैं जाऊँगी यहाँ से। मैंने उल्टे पाँव नीचे की तरफ अपने पैर बढ़ाए और मैं बाहर की तरफ निकलने लगी। मेरे ससुर ने मेरा दुपट्टा पीछे जो ओढ़ा हुआ था वो ऐसे पकड़ के खींचा। मैंने दुपट्टा वहीं छोड़ा। मैं बिना बैसाखी के चल नहीं पाती हूँ, लेकिन पैर पकड़ के बिना बैसाखी के कम से कम आधा किलोमीटर मैं पैदल चल के अपनी सिस्टर के घर गई। रास्ते में मैं गिर भी गई। गिरी तो यहाँ मेरे पत्थर गड़ गया, खून निकलने लगा। रोती हुई मैं घर पहुँची उनके। मेरे हस्बैंड, मेरी देवर, मेरे ससुर सब मेरी बाजी के घर के पास दरवाजे पे ऐसे ऐसे। मेरी बाजी ने बोला कोई बात नहीं, अभी रात में इसको रहने दीजिए, हम लोग समझा लेंगे, फिर उसके बाद ये आ जाएगी। उसके बाद मैंने अप्पी को बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगी। मेरी फुप्पी थी, मेरी फुप्पी ने बोला ठीक है, घर वाले आके बात कर लेंगे। फिर उसके बाद मेरे भैया ऐसा घर के जितने भी बड़े लोग थे, रिश्तेदार जो थे, वो मेरे ससुराल गए और बात की मेरे घर वालों से, ससुराल वालों से कि ऐसे ऐसे। फिर डेट फिक्स हुई कि ईद के 1-2 दिन बाद महज़बीन आ जाएगी वापस और सब कुछ जो है ठीक है, नॉर्मल हो गया। रमज़ान में मैं अपने बड़े भैया के घर चली गई। फिर वहाँ पूरा 1 महीना रमज़ान में रही। रमज़ान के जस्ट, ईद के जस्ट 1 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं उनसे मिली। मिलने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अब तू मुझे ये बता कि तुझे अपने भाई भाभी के साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। उस टाइम पे कंडीशन ये थी कि मदर थी नहीं, फादर बाहर जॉब करते थे, भाई भाभी के साथ रहना एक चैलेंज था। तो मैंने उस ऑप्शन को ना चूज़ करके मैंने बोला कोई बात नहीं, आधी रोटी खा के शौहर के घर में रहूँगी। मैंने बोला ठीक नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड ने गेम खेल दिया। उन्होंने मुझे ये कहा कि ठीक है तू आजा घर। मैंने बोला मैं आपके साथ चलती हूँ ना। तो बोले नहीं, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, तू रिक्शा करके आ जा पीछे से। मुझे समझ में नहीं आया कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन
जब घर पहुंची तब समझ में आया मुझे कि ये ऐसे क्यों किया गया था मेरे साथ। मैं रिक्शा करके घर पहुंची, जब मैंने गेट खोला तो देखा पूरी फैमिली उनकी, चारों पांचों बहनें खड़ी हुई हैं, सास खड़ी हुई हैं मेरी, ताली बजा के मेरे हस्बैंड बोलने लगे वाह वाह वाह, आ गई भगोड़न, आ गई भगोड़न। यहाँ से भी भाग के गई थी और अपने घर से भी भाग गई। इसका मतलब यही कि ये कहीं टिक नहीं सकती। ऊपर गई मैं, मुझसे फोर्सफुली सारी बहनों के और सास के पैर पकड़वाए गए। बोला माफ़ी मांग इन सब से और बोल कि गलती हो गई। मैंने वैसा ही किया अपने हस्बैंड के कहने पे, सबके पैर पकड़े, माफ़ी मांगी, बोला गलती हो गई। ऊपर गई कमरे में, उस कमरे का जो नज़ारा था वो देख के मुझे लगा ये क्या है, ये है क्या। मैं जब थी नहीं यहाँ पे 1 महीने से, तो ये क्या है। मतलब कुछ कंडीशन ऐसी थी उस रूम की कि शक हुआ मुझे। जब रात में मेरे हस्बैंड आए घर पे तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि ये मतलब ऐसे वैसे, मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिली थी गद्दे के नीचे से जो मैं एकदम शॉक्ड रह गई थी कि जब मैं थी नहीं तो ये इसका क्या काम। मेरे हस्बैंड ने ज़रा सी शर्म नहीं की, मतलब ज़रा सा हिचकिचाए नहीं वो बताने में। लव मैरिज की थी उन्होंने मुझसे, उसके बावजूद वो हिचकिचाए नहीं बताने में कि मैंने सेकंड मैरिज कर ली। मैंने बोला मुझे यकीन नहीं है, आप या तो मुझे कागज़ दिखाइए या फिर मेरे सामने प्रूफ करिए। कह रहे ठीक है मैं प्रूफ कर दूंगा। 2 दिन के बाद जिस लड़की से उन्होंने मैरिज की थी उस लड़की को मेरे कमरे में लेके आ गए। मेरे हस्बैंड ने इतनी शर्म नहीं की कि मेरी बीवी है ये और मैंने इससे अपनी मर्ज़ी से शादी की है। उन्होंने मेरे सामने उस लड़की को किस किया। दी एंड, ख़त्म। मैं ख़त्म हो गई उस दिन। मुझे ऐसा लगा आज मेरा आखिरी दिन है, अब नहीं कुछ भी, मेरी लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं। सामने मेरे सब किस करने के बाद उसका हाथ पकड़ के वो लेके चले गए नीचे। मैंने दरवाज़ा बंद किया कमरे का और मेरे हाथ में जितनी चूड़ियाँ थी सब तोड़ दी, सब तोड़ दी, हाथ भी पूरा ज़ख्मी कर लिया। उसके बाद आज 18 साल हो चुके हैं, मैंने अपने हाथों में चूड़ी नहीं पहनी। लोग कहते हैं तुम मैरिड हो, शादीशुदा हो, 3 बच्चों की माँ हो, चूड़ी क्यों नहीं पहनती। मैं जवाब नहीं देती क्यों नहीं पहनती, चूड़ी नहीं पहनी। लेकिन उसके बाद फिर मैं रहती थी वहीं जैसे तैसे घुट घुट के। हस्बैंड का होना ना होना मेरे लिए बराबर था। मेरे हस्बैंड का रवैया मेरे साथ ये था कि ये मेरे लिए पर्सनल प्रॉपर्टी है और मैंने इससे निकाह किया तो मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं सिर्फ इसको यूज़ एंड थ्रो करूँगा। ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जब मेरा मन करेगा, जहाँ मेरा मन करेगा मैं इसको यूज़ करूँगा और इसको फेंक दूँगा। एवरी डे मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली कभी मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं रखा, कभी मेरी ज़रूरतों को नहीं पूछा, कभी मेरे बारे में ये नहीं पूछा कि तुम्हारा अभी मन है, कैसा मन है, क्या नहीं है। एक जिंदा लाश की तरह मैं वहाँ पे रहती थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं उसको रुखसत करके लाना चाहता हूँ, दूसरी वाइफ को। अगर तुझे यहाँ रहना है तो तुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इसी कमरे में, इसी बेड पे, मतलब एक बेड यहाँ लगेगा, एक बेड वहाँ लगेगा। अगर तू एग्री है तो मैं लाने के लिए तैयार हूँ उसको। मुझे वो चीज़ें याद आ गई जब मुझसे उस लड़की को लेके आते थे और कहते थे जा बाहर, दरवाज़ा बंद कर, मुझे इसके साथ टाइम एक्सपेंड करना है। मुझे कहते थे कुंडी बंद करके टॉयलेट में जाके इंतज़ार कर। मेरे बिस्तर पे वो लड़की आती थी, सारे काम होते थे और टॉयलेट में मैं जाके बैठती थी, इंतज़ार करती थी। वो चीज़ें घूम के आ गई। मैंने बोला नहीं, ये चीज़ मेरे साथ बार बार नहीं होगी। मैंने बोला नहीं रहूँगी मैं यहाँ। उन्होंने बोला ठीक है, तुझे जैसा सही लगे तू वो कर ले। फिर मुझे रेंट पे ले जाके उन्होंने किराए का घर लेके दे दिया और उसको मेरे कमरे में ला के रख दिया। एक दिन मेरे पास, एक दिन उसके पास, एक दिन मेरे पास, ऐसे आना जाना होता था। फिर मेरी सेकंड डॉटर होने वाली थी, मतलब मेरी सेकंड डॉटर ख़त्म हुई, उससे 2 दिन पहले उनका पता नहीं उस सेकंड वाइफ से क्या झगड़ा हुआ, क्या लड़ाई हुई, मुझे नहीं पता। वो अपने घर चली गई और अपनी छोटी सी बच्ची को अपनी नंद के यहाँ छोड़ के चली गई। उस लड़की को मेरा मिसकैरेज हुए 2 दिन हुए थे, उस 3 महीने की बच्ची को मेरी गोद में लाके डाल दिया गया, ये कह के कि तुझे बच्चे बहुत पसंद है ना,
देख तेरे दोनों बच्चे शायद इसीलिए ख़त्म हुए कि इसको तेरी गोद में आना था। कुदरत का निज़ाम कह लीजिए या ऊपर वाले की रहमत कह लीजिए कि मैंने उस लड़की को पाला अपना दूध पिला के। मैंने उसे पाला। आए दिन ये होता था कि तेरे दूध में जहर है, तू मार देगी इसको, दे दे इसे वापस। हर दिन उस लड़की को छीन के ले जाते। मेरी हालत ख़राब, पता नहीं बच्ची भूखी है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर तो फीलिंग्स जस्ट वही थी ना कि मैं माँ हूँ इसकी। 11 महीने की जब वो लड़की थी तो मुझे बहुत मारा मेरे हस्बैंड ने, घर वालों के बहकावे में आके या पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, और उस लड़की को छीन के लेके चले गए। उस दिन मैंने डिसीज़न लिया कि ये बच्ची मेरी नहीं है, कहीं ना कहीं मेरी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता इसे कुछ हो गया तो मेरे ऊपर पूरा ब्लेम आ जाएगा कि मैंने मार दिया जानबूझ के, क्योंकि मैं सौतेली थी। मैंने 2 जोड़ी कपड़े अपने पन्नी में डाले, घर में ताला बंद किया, मेरा सामान एज इट इज़ उसी घर में, कुछ नहीं लिया मैंने, 1 रुपया मेरे पास नहीं। 22 नवंबर 2006 बहुत हिम्मत करके मैं उस घर से निकली। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा क्या आगे होने वाला है मेरे साथ, बस ऊपर वाले के भरोसे पे मैं निकल गई वहाँ से। शाम के 5 बजे जब मैं जा रही थी तो रिक्शे वाले एक बूढ़े से अंकल, उन्होंने देखा मुझे बैसाखी लेके चलते हुए, बोला बेटा कहाँ जाना है तुझे? मैंने बोला ऐसे ऐसे। बोले चल आ जा, बैठ जा, मैं छोड़ देता हूँ तुझे। मैंने बोला अंकल पैसे नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं बेटा, तुझसे कौन पैसे मांग रहा है, बैठ जा रिक्शे पे। बिठाया, बस स्टैंड पे छोड़ा, वहाँ से 507 नंबर बस पकड़ी मैंने और सीधा मुनीर का। मेरी सिस्टर रहती थी वहाँ पे, काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी रहते थे, लेकिन मैं किसी रिलेटिव के घर नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि अगर मैं किसी भी रिलेटिव के घर जाती तो पूरा ब्लेम उस रिलेटिव पे आ जाता, मेरी सिस्टर पे आ जाता कि इसने बहकाया इसलिए ये छोड़ के आई घर। मैंने अपनी फ्रेंड के घर गई, बचपन की दोस्त थी मेरी, वहाँ गई। उनकी मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, पूरी रात मुझे वहाँ पे स्टे किया मैंने। और अगले दिन मैं जॉब के लिए वसंत विहार में गई। वहाँ मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। फर्स्ट इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया, 5000 सैलरी और कॉल सेंटर में जॉब लगी मेरी। मैंने आके आंटी को बताया ऐसे ऐसे, मैंने उनके 200 रुपये भी वापस दिए, जो 200 रुपये उन्होंने मुझे दिए थे। फिर उसके बाद मैंने एक छोटा सा कमरा, मतलब एक किचन के बराबर का एक छोटा सा कमरा 600 रुपये का रेंट पे मैंने ले लिया और वहाँ से मैं डेली अप डाउन करती थी, होटल में खाना खाती थी। उसके बाद हॉस्टल में मैंने स्टे किया। जब हॉस्टल में स्टे किया तो मेरे मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे पागल साबित किया हॉस्टल में आके कि ये ना घर से छोड़ के भागी है और ये पागल है। हॉस्टल वाली वार्डन ने मुझे रात के 12 बजे घर से बाहर निकाल दिया, वहाँ हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। वो रात मेरे लिए ऐसी थी कि लगता था पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। ये ना कहीं जा सकती थी, ना कहीं रुक सकती थी। फुटपाथ पे सोई मैं, पूरी रात फुटपाथ पे सोई। अगले दिन फिर उठी, फिर जॉब पे गई, फिर वैसे ही चलती रही लाइफ। हस्बैंड आते थे मेरे, हाथ बांध के, मुंह में कपड़ा ठूस के, पैर बांध के अपना सेटिस्फेक्शन करते थे और चले जाते थे। लाइफ ऐसे ही कट रही थी धीरे धीरे। 2008 मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। 3rd प्रेगनेंसी मेरी, मुझे पता चला। जब मुझे पता चला तो उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गई थी। मतलब मैं इतना ज़्यादा अपनी लाइफ से परेशान हो गई थी कि मैं नशा करने लगी थी। तंबाकू, पान, गुटखा, ये सारी चीज़ें खाने लगी थी। मन करता था मर जाऊं। बहुत ज़्यादा डली खाने लगी थी। वो डली होती है ना जो सुपारी, उससे मेरा ब्लड कम होता गया दिन ब दिन, खून जलता था अंदर से। सीवियर एनीमिया की पेशेंट हो गई। डॉक्टर को ले जाके दिखाया तो बोला कि ये क्या खाती हैं जो इनका खून एकदम कम हो गया। 1.2 ब्लड जिस्म के अंदर। चलते चलते बेहोश हो गई, गिर गई। डॉक्टर को ले जाके दिखाया गया तो बोले ये इस कंडीशन में भी चल कैसे रही है, इतने में तो इंसान मर जाता है। लेकिन ऊपर वाले को मुझे मारना नहीं था ना, शायद कहीं ना कहीं नहीं मारना था, मारना ही नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे किसी बुलंदी को हासिल करना था, इसलिए नहीं मरना था मुझे। डॉक्टर ने बोला अगर ज़्यादा इनके माइंड पे डिप्रेशन हुआ या ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो इनके दिमाग की नस फट सकती है और ब्रेन हैमरेज हो सकता है, मर सकती हैं ये। लेकिन 2008 मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और 25 सितंबर 2008 को मेरी फर्स्ट बड़ी वाली डॉटर की पैदाइश हुई।
उसका चेहरा जब मैंने देखा तो मेरी दुनिया बिल्कुल बदल गई। हस्बैंड को भूल गई, परिवार वालों को भूल गई, समाज को भूल गई, सबको भूल गई। मुझे लगा ये जो नन्ही सी जान आई है ना मेरी लाइफ में, अब ये मेरे जीने का सहारा है। अब मुझे अपने लिए नहीं, इसके लिए जीना है। कहीं ना कहीं जो मरने का ख्याल आता था ना दिल में, अब वो अलग हो गया था। अब मुझे मरना नहीं है, अब मुझे जीना है और इसके लिए जीना है। RCM कंपनी उस टाइम पे हुआ करती थी, छोटे मोटे तेल साबुन की प्रोडक्ट की कंपनी होती थी। उसका सामान मैं लेके जाती थी डोर टू डोर बैग में भर के, और डोर टू डोर दरवाज़ा खटखटा के मैं साबुन तेल बेचती थी। उससे जो 150, 200, 250 रुपये जो आता था, वो उससे मैं अपनी बेटी की परवरिश करती थी। घर का किराया भी, बच्ची की परवरिश भी, सब कुछ। 2010 में वो कंपनी बंद हो गई। अच्छा, जब वो कंपनी बंद हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे अब क्या। बहुत सारी जॉब सर्च की मैंने, लेकिन मुझे कोई जॉब ही नहीं मिली। कहीं भी जाती थी रिजेक्टेड, कहीं भी जाती थी रिजेक्टेड, जॉब ही नहीं मिल रही थी। परेशान होके तंग आके घर में बैठ गई मैं। बेटी बोली आके, 1.5 साल की बिटिया बोली मेरी आके, 1000 रुपये मेरे हस्बैंड देते थे बस। 2000 रुपये कमरे का रेंट जाता था। पैसे मेरे पास 1 रुपया नहीं। घर में एक अनाज का दाना नहीं, एक चावल का दाना नहीं, सिवाय पानी के। बेटी आती थी मेरी, बोलती थी मम्मा भूख लगी है। मैं बोलती थी बेटा अभी ना कुछ नहीं है खाने के लिए, अभी पानी पी लो और सो जाओ। वो रोने लगती तो मैं उसको एक चांटा लगा के बगल में लेके सो जाती। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद जब मेरी ऊपर से लैंडलॉर्ड उतर के आई तो उसने बोला कि तेरी बिटिया तो इतनी चुलबुल है, और कहाँ है वो, उसे बुला। मेरी बेटी दौड़ी हुई कमरे में से आई, जाके साड़ी में लिपट गई और बोली कि मम्मी, ताई मम्मा ने ना मुझे 3 दिन से खाना नहीं दिया है। जब मैं खाना मांगती हूँ तो बोलती है खाना है ही नहीं। मेरी आंटी जो थी उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला कि क्या बात है, क्या खाना क्यों नहीं दिया तूने, तू बना क्यों नहीं रही है खाना। मैं बोला ताई ऐसे ऐसे बात है, मेरे घर में एक चावल का दाना, एक आटे का कतरा नहीं है, मैं कहाँ से क्या खिलाऊँ इसको। बोली कैसी माँ है तू, 3 दिन से भूखा रख रखा है बच्ची को। ऊपर आ जाती, ऊपर आके खिला देती, बहन के घर चली जाती, बहन के घर खिला देती। मैंने बोला बहन की कंडीशन खुद ऐसी है कि मैं उन पर बोझ नहीं बन सकती। बहन मेरी बहुत सपोर्ट करती थी मेरा, कहीं पे भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी एट ए टाइम खड़ी रहती थी मेरी बहन। लेकिन मैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। लेकिन एक बात बताइए ना, आज मैंने अपनी बेटी को मांग के खिला दिया, कल खिला दिया, परसों खिला दिया, पूरी लाइफ खिला सकती हूँ क्या। मुझे वो चीज़ गंवारा नहीं थी कि मैं अपना हाथ यूँ करूँ, क्योंकि मैं यूँ करती ना तो आज भी मेरा हाथ यूँ ही रहता। मैंने वो डिसीजन नहीं लिया। मैंने सोचा जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, अगर मौत लिखी है ऊपर वाले ने तो मौत आ जाएगी। मेरी आंटी जो थी उन्होंने बोला कि बेटा ये 200 रुपये तू रख, इससे तू जो करना चाहती है वो कर। मेरी जो बड़ी सिस्टर थी आज वो इस दुनिया में नहीं है, 2016 में उनकी डेथ हो गई। शायद अगर वो आज होती तो उनसे ज़्यादा खुश नहीं होता कोई। उन्होंने बहुत इनकरेज किया था मुझे। वो कहती थी तो सब कुछ कर लेगी, तू अपना घर भी खरीदेगी, तेरे बच्चे भी बहुत अच्छे लाइफ जिएंगे और तू बहुत बुलंदी के मुकाम को छुएगी। लेकिन आज वही नहीं है इस दुनिया में देखने के लिए। शायद वो देख रही होंगी कहीं ना कहीं से ऊपर। उन्होंने मुझे बोला सिस्टर ने कि महज़बीन तू इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती है, तू पेंटिंग क्यों नहीं बनाती, पेंटिंग बना के और उसको लोगों को दिया कर। मैंने बोला नहीं, मैं बना तो लूँगी लेकिन मैं बेचूँ कहाँ। क्योंकि देखिए किसी चीज़ को बनाना आसान होता है, बट उसके लिए लोगों के दिल में डिमांड पैदा करना, लोगों को उस चीज़ के लिए मतलब डिमांड पैदा करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी वो 200 रुपये जब आंटी ने मुझे दिए तो मेरे दिमाग में यही आया क्यों ना मैं पेंटिंग बनाऊँ। 4 A4 साइज़ की शीट्स, मैं स्टेशनरी की शॉप पे गई, वहाँ से A4 साइज़ की शीट्स लेके आई 4। उसके ऊपर मैंने पूरी रात पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को लेके किसी ने मुझे बताया कि ट्रेड फेयर लगा हुआ है, तुम ट्रेड फेयर जाओ, वहाँ जाके तुम ट्राई करो, क्या पता तुम्हारा काम हो जाए बाहर से। मैं गई, मैं हैंडलूम हॉल गेट नंबर 2 वहाँ पे गई। मैंने पुलिस वालों को बोला सर मेरी बेटी ऐसे ऐसे मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैं क्या करूँ बताइए मुझे।
कहते हैं ना फरिश्ता, कहीं ना कहीं वो पुलिस वाले, ऊपर वाले ने फरिश्ता भेजा था मेरे लिए। पुलिस वाले ने बोला बेटा घबरा नहीं, हम तुझे अंदर जगह दिलवाते हैं, तू पेंटिंग बेच के चली जाना घर। उन्होंने मुझे अंदर भेजा लेडी पुलिस के साथ। उन्होंने मुझे हैंडलूम हॉल के पास बाहर चबूतरा होता है बड़ा ईंट का, उसके पास खड़ा किया, बोला ठीक है यहाँ पे खड़ी हो जाओ, यहाँ से तुम काम करो। मैं खड़ी हो गई। वो जो पल था मेरा इतना भारी था मेरे ऊपर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सही में मेरी पेंटिंग बिकेगी या नहीं बिकेगी। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कोई नहीं आया। अचानक से एक आते हैं कस्टमर, पूछते हैं बेटा ये पेंटिंग कौन बनाता है, तुम बनाती हो? मैंने बोला हाँ। अगर तुमको कोई पेंटिंग देंगे कॉपी करने के लिए तो तुम बना सकती हो? मैंने बोला हाँ सर। बोले कितने की दोगी ये पेंटिंग? उस टाइम पे जो नीड थी मेरी, जो मेरी ज़रूरत थी, वो शायद अगर उस पेंटिंग के मुझे कोई 200, 250, 100 रुपये भी देता ना तो मैं दे देती उसको। उन्होंने बोला ये चारों पेंटिंग पैक करो, 2000 रुपये। चारों पेंटिंग पैक करवाई, 2000 रुपये उन्होंने मेरे हाथ में दिए। मेरा नंबर बोला, मेरा नंबर लो और मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें ऑर्डर पे पेंटिंगें बनाने के लिए दूंगा। वहाँ से मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट। घर से निकली थी बस इतना सोच के, हिम्मत करके, उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये बात सच हो गई। वहाँ से मेरी लाइफ को टर्निंग पॉइंट मिला। 21 नवंबर से 27 नवंबर तक डेली मैं वहाँ पे पूरी रात पेंटिंग बनाती, बेटी को फ्रेंड के पास छोड़ करके, कभी सिस्टर के पास छोड़ करके जाया करती, और कभी 2000, कभी 4000, कभी 5000 ऐसे करके मैं लेके आया करती। उसी पैसे से फिर मैंने आगे सूरजकुंड लगाया, फिर ट्रेड फेयर लगाया। फिर सूरजकुंड ट्रेड फेयर तो साल में एक ही बार लगता है, लेकिन मेरे पास परमानेंट कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ से मैं अपनी पेंटिंग सेल कर सकूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि दिल्ली हाट में बड़े पैर तोड़े मैंने, कहीं जगह नहीं मिली मुझे। तो तंग आकर के, मैं परेशान होकर के मैंने डिसीज़न लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस काम को छोड़ना नहीं है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, ओले पड़े, कुछ भी हो, मुझे काम करना है। मैंने फुटपाथ पे वहाँ अपना डेरा जमा लिया, टिकट काउंटर के बाहर। टिकट काउंटर के बाहर मैं चटाई बिछा के बैठती थी, वहाँ पे अपनी पेंटिंग्स लेके बैठती थी। 20-25 पेंटिंगें। वहाँ से मेरे कस्टमर बनने चालू हुए। बाहर भी गई मेरी पेंटिंगें, वहाँ से भी गई। फिर 2013 में मेरा सेकंड जो बच्चा था वो होने वाला था। कहते हैं ना ऊपर वाला जब देता है ना तो अक्ल भी देता है। कहते थे ना लोग, लंगड़ी है तो लंगड़े बच्चे पैदा होंगे। आज मेरे बच्चों को कोई देख लेना, मेरी बड़ी वाली बेटी को रेस में कोई हरा नहीं सकता, कहाँ तो मैं चल नहीं सकती, फर्स्ट आती है मेरी बेटी रेस में। तीनों बच्चे ऐसे हैं ना, देखने वाला देख के दंग रह जाता है कि ये बच्चे इनके हैं। फिर छोटा सा बेटा था तो बेटे को लेके जाना, साथ में बच्चों को लेके काम करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। अकेले तो कोई भी काम कर लेता है, बट बच्चों को साथ में लेके करना। 4 साल 5 साल की बच्ची को साथ में, फिर बेटा भी साथ में। मैंने स्कूटी ली 2013 में। जब मैंने स्कूटी खरीदी तो बाहर के लोग तो बाद में बोलते, सबसे पहले अपने ही लोग बोले औरतों की स्कूटी चलाएगी, पैर खराब है, स्कूटी चलाएगी। मेरी सिस्टर ने बोला क्यों? जब वो अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है अकेले और अपने दम पे काम कर सकती है तो स्कूटी क्यों नहीं चला सकती? छोटा सा बेटा था, उसको लेके चलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे, तो मैं लेके नहीं चल पाती थी गोद में। छोटी सी बेटी थी, वो भी नहीं ले पाती थी गोद में। तो बेबी कैरी बैग जो होता है, उसमें बेबी कैरी बैग में मैं अपने बेटे को डालती और दुपट्टे से बांध के पीछे बेटी को बिठा के और स्कूटी चलाती। और एक दिन ऐसे ही कहीं जा रही थी, हुमायूं टॉम गई थी या नोएडा की साइड गई थी कहीं मैं स्कूटी से, तो बाहर एक बोर्ड देखा मैंने, हुनर हाट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मैंने वहाँ जाके सीधे डायरेक्ट मुख्तार अब्बास नकवी जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री हैं उनसे मिली। मैंने बोला सर ऐसे। उन्होंने मेरी पेंटिंग्स भी नहीं देखी, बिलीव करेंगे आप, उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुम पेंटिंग्स कैसी बनाती हो, क्या बनाती हो। फर्स्ट टाइम में उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया और बोला कि इनको एक स्टॉल हुनर हाट के अंदर दिया जाए। मेरा हुनर हाट में स्टॉल लगा बाबा खड़क सिंह मार्ग पे। वहाँ से मुझे एक
फेमस होना शुरू हुई मैं। वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ नेशन वाले, न्यूज़ टीवी वाले और बहुत सारे पेपर वाले सब मेरे पास आए। सब ने मुझसे पूछा। वहाँ से मतलब सर ने भी बड़ा फोकस किया कि ये ज़रूरतमंद है तो इनको हेल्प की जाए और इनको रेगुलर किया जाए। अगर 10 एग्जीबिशन हो रही है तो 10 में से 6 इनको दी जाए, 5 इनको दी जाए। उसके बाद हुनर हाट के ज़रिए से मैं आज की डेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूम चुकी हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं पौंडीचेरी गई, वहाँ पे मुझसे किरण बेदी मिलने आई थी। किरण बेदी जी को मिलके, वो किरण बेदी मतलब रवा रवा ऐसे चली जा रही थी और किसी से नहीं रूबरू हो रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, डायरेक्टली मेरे स्टॉल के अंदर आके मुझसे बात की। मैंने बोला मैम मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बोली बेटा तुम मुझसे इंस्पायर हो? मैं तुमसे इंस्पायर हो गई। अपने बाल छू के कह देखो मेरी तरह बाल हैं तुम्हारे, सेम टू सेम। फिर मेरे से बात करने के बाद फ़ोटो वोटो खिंचवाई काफ़ी सारी, फिर मेरे बारे में ही बात करती हुई गई। वहाँ से जो मेरा ट्रीटमेंट था थोड़ा वीआईपी होने लगा। पिछले साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, इंडिया गेट पे हुनर हाट लगा था। डायरेक्टली मुझसे मिले आकर के, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, बहुत तारीफ़ की, बहुत इनकरेज किया। ट्विटर पे भी उन्होंने मेरे बारे में डाला। मैंने अपना घर शाहीन बाग में 20 लाख का फ्लैट ख़रीदा। घर में सारी वो चीज़ें आ गई जो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए होती हैं। और इतना फेमस हो चुकी हूँ आज की डेट में कि जब मैंने घर ख़रीदा तो ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए जिन्होंने 18 साल में महज़बीन बानो का नाम नहीं लिया था। ऐसे ऐसे लोग आज मेरी मिसाल देते हैं जिन्होंने कभी महज़बीन बानो को पूछा नहीं था। आज वो अपने बच्चों से कहते हैं बनना है ना तो उसके जैसा बनो। सबसे बड़ी लाइफ की अचीवमेंट मेरी ये है कि मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं मम्मा यू आर वेरी स्ट्रांग, हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। और मैं बस इतना सा चाहती हूँ कि देखिए मेरा एक यही मैसेज है, कभी भी अपने आप को, अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उस चीज़ को बहुत लाइटली लीजिए। इतना ज़्यादा उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान कभी भी बॉडी से हैंडीकैप नहीं होता, दिमाग से हैंडीकैप होता है। जो इंसान दिमाग से हैंडीकैप है ना वो अपाहिज है, जो दिमाग से हैंडीकैप नहीं है ना वो अपाहिज नहीं है। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी तो इस बाज़ की उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज़ की उड़ान बाकी है, अभी इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांघा है मैंने समंदरों को, अभी तो लांघा है मैंने समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू। आपको पता है जोश टॉक्स के हर स्पीकर में मैंने कुछ कॉमन क्वालिटीज़ नोटिस करी हैं। पहला, ये हिम्मत से और अपने डर से लड़के एक नया कदम लेते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ये हर एक चीज़ में अपनी जी जान लगा देते हैं और तब तक प्रैक्टिस करते हैं और डटे रहते हैं जब तक अपना गोल ना हासिल कर लें। और आपको पता है ये दोनों चीज़ें आप भी घर बैठे कर सकते हैं। आप अपने इंग्लिश या वीक कम्युनिकेशन स्किल्स का डर भगाने के लिए एक स्टेप ले सकते हैं, जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करके और राइट कोर्सेज परचेज करके। और इसमें हमारे प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू आप अपने कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट में लगे रह सकते हैं, पॉइंट्स जीत सकते हैं और लीडर बोर्ड में टॉप करके अपनी इंग्लिश को एकदम टॉप क्लास बना सकते हैं। तो बस इंतज़ार किसका है? इस टॉक से मिली मोटिवेशन को वेस्ट ना जाने दें। जल्दी से अपने इंग्लिश का डर भगाने के लिए एक स्टेप लें और अपने सारे सपनों को अचीव करें।